मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिद्धांत। सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिद्धांत से यू कैन एक्सपेक्ट अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इन योर यूसी एग्जाम्स टू। सिद्धांत का सबसे पहले तो श्लोक है, सिद्धांतो नामस्य परीक्षकेर बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधित्व स्थाप्यते निर्णय। चरक विमान 8 का 37वां श्लोक है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्या मतलब है इसके डेफिनेशन का? मतलब कि बहुत सारी परीक्षा करने के बाद, बहुत सारी परीक्षा करने के बाद और बहुत सारे हेतुओं के द्वारा, ठीक है, उन विषयों पे जो स्थायी निर्णय लिया जाता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि कोई भी टॉपिक है उस पे जब हम बार बार परीक्षा करते हैं, बार बार परीक्षा करने के बाद जब हम उन विषयों पे कोई एक स्थायी निर्णय ले लेते हैं ना, जब हम उस पे कोई एक स्थायी निर्णय ले लेते हैं तो उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। अनेक प्रकार की परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाता है, वो ही सिद्धांत होता है। डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन ये वाला श्लोक याद रखिएगा, ये वाला श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सिद्धांत के भेद। सिद्धांत के 4 भेद हैं। कौन से? स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीरियसली बताऊँ तो मेरे वाइवा में इससे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन इसी से ही थे। बाकी तो देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एग्जामिनर पे भी डिपेंड करती हैं वाइवा की। तो मतलब मुझसे ना ऐसा एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन दे दी थी और बताया था कि ये कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे और सिचुएशंस भी जानते हैं कि कौन सी रहती है। सबसे पहले आता है स्वतंत्र सिद्धांत। स्वतंत्र सिद्धांत वो होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। जो कि मतलब कि हमेशा 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 सही होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र सिद्धांत वो होते हैं जिन्हें सभी के सभी जो शास्त्र हैं वो सब के सब विद्वान मानते हैं। सभी के सभी क्या है? सर्वसम्मत हैं। इस सभी के सभी क्या है? सर्वसम्मत हैं। इस सिद्धांत से कोई भी लाइक कि इसका आपको ओपोजिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आयुर्वेद ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ के ऊपर कोई भी ये नहीं कह सकता कि लाइक जैसे ये औषध इस पे दी है तो कोई भी नहीं बोल सकता कि ये गलत लिखा है, ठीक है। जैसे कि साध्य रोगों की चिकित्सा या फिर रोगों का कोई भी निदान या फिर हेतु, ये सारे के सारे क्या हैं? स्वतंत्र सिद्धांत में आते हैं। मतलब जो कि यूनिवर्सल है, जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता, वो है। फिर आता है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत का मतलब है जो कि नॉन यूनिवर्सल है, मतलब कि भिन्न भिन्न शास्त्र इसको भिन्न भिन्न तरीके से मानते हैं, जिसको भिन्न भिन्न शास्त्र भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी ने तो रसों की संख्या 6 मानी है और किसी ने रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है। अभी वही जैसे कि आयुर्वेद तो 3 दोष मानता है जबकि जो यूनानी है वो 4 दोष मानता है, ठीक है। मतलब वो ऐसा है कि वात पित्त कफ तो मानता है, और जो वात पित्त कफ तो मानता ही मानता है, साथ में रक्त को भी मान लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ कुछ जगह पे वो माना जा सकता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं माना जा सकता, वो होता है प्रतितंत्र सिद्धांत। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है जिसे मान लेने पे कुछ और सिद्धांतों को भी साथ मानना पड़ता है, जिसे मान लेने से कुछ और सिद्धांतों को भी मानना पड़ता पड़ता है। जैसे कि क्या है? जैसे कि कोई भी कर्मों का फल है, या फिर जैसे कि कोई भी पाप कर्म है, कोई भी शुभ या अशुभ कर्म है, या फिर किसी की भी फल की प्राप्ति है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये अधिकरण है। मतलब इसको कुछ अगर इसको मान लिया जाए तो ऐसे कुछ सिद्धांत है जिन्हें हमें साथ मानना पड़ेगा या जिन्हें हमें साथ छोड़ना पड़ेगा। अब यार इसमें देखें ना तो बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं, जैसे कि पीके मूवी देखी थी, तो पीके मूवी का एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर रिलीजन की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि
जूते पहन के चर्च में जाओ और कुछ ऐसे बोलते हैं कि नंगे पाँव मंदिर में जाओ, ठीक है। इफ़ यू आर ए क्रिश्चियन तो ऑफ कोर्स आप क्रिश्चियनिटी की सारी चीज़ें फॉलो करोगे, एंड इफ़ यू आर अ हिंदू तो ऑफ कोर्स आप हिंदुज़म की सारी चीज़ें फॉलो करोगे, ठीक है। अभी दोनों के दोनों कल्चर्स अलग अलग हैं और एक को मानने पे आपको बाकी सारी चीज़ें भी तो आप फॉलो करोगे ही ना, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर आता है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत वो होता है जो कि कैसा है, अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट व अहेतुक। अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट व अहेतुक है, ठीक है। हाँ, मतलब जो कि ये है असिद्ध है, जो कि अप्रमाणित है, अपरीक्षित है, ये सब कुछ मत, जैसे कि इसमें क्या आता है, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। जैसे मेरे पास जो ये एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है, जैसे कि ना हम एक सिचुएशन दी थी हमारे एक्सटर्नल ने हमें, क्या थी वो सिचुएशन कि मान लो कि तुम्हें कोई सिर दर्द की दवाई चाहिए, ठीक है। तुम्हें किसी XYZ पर्सन ने आके वो दवाई सजेस्ट कर दी, जैसे कि ये तुम हो और ये तुम्हारा कोई नोन है, इसने तुम्हें ये दवाई सजेस्ट कर दी, जबकि जो वो मेडिसिन है, ठीक है, उसका किसी भी बुक में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। मान लो आपको सिर दर्द की दवाई कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा गया कि जो वो चीज़ है वो सही है या गलत है, तो वो सिद्धांत कौन सा होगा, वो होगा एक अभ्युपगम सिद्धांत, क्योंकि वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है, उसका कहीं पे भी किसी भी आयुर्वेद शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन नहीं है, तो इसलिए वो एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है जो आपको किसी एक पर्सन ने सुनाई है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, एक अभ्युपगम सिद्धांत बन गया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर अभ्युपगम सिद्धांत। आगे एक लाइन है कि धर्म, आयुर्वेद और विज्ञान ये सभी के सभी सिद्धांतों की अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा करने का मतलब होता है ये सभी के सभी उसका तिरस्कार करते हैं, मतलब कि धर्म, आयुर्वेद और विज्ञान इन सिद्धांतों को नहीं मानते, वो इन सिद्धांतों पर नहीं चलते। आगे बढ़ने से पहले एक बार सिद्धांतों को रिवाइज कर लेते हैं। सिद्धांत की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सिद्धांतो नाम से परीक्षकेर बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिष्ट साधित्व स्थापियते निर्णय। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे मेरे वाइवा में ये डेफिनेशन पूछी गई थी और एक बार भी नहीं 2 बार बुलवाई थी, क्योंकि मैं परीक्षय हेतुभिष्ट वर्ड में कंफ्यूज हो रही थी, मैं बार बार भूल रही थी या इसको उल्टा पुल्टा कर रही थी, ठीक है। परीक्षकों के द्वारा बार बार परीक्षा करके किसी एक सब्जेक्ट को सिद्ध करने वाला एक स्थायी निर्णय लेने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। मतलब किसी एक टॉपिक पे जब हम बहुत बार परीक्षा कर चुके होते हैं तो उस पे एक निर्णय लेना, वही होता है एक सिद्धांत। सिद्धांत 4 टाइप के होते हैं, स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। स्वतंत्र सिद्धांत के अंदर होता है जो कि क्या है, सर्वसम्मत। ये वर्ड याद रखना कि सभी के सभी जो है इस सिद्धांत को मानते हैं, तो ये क्या है, सर्वसम्मत है। फिर आता है प्रतितंत्र। प्रतितंत्र का मतलब होता है कि इस सिद्धांत को भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरीके से माना जाता है। जैसे कि किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है, किसी ने 8 मानी है, किसी ने आयुर्वेद में 3 दोष माने हैं और यूनानी में जैसे कि 4 माने हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक जगह तुम इसी में ही पढ़ोगे जहाँ पे जो कि आकाश को महाभूत नहीं मानते। आगे पढ़ोगे आप दर्शनों में जो आकाश को शायद शायद सांख्या दर्शन है, मुझे इतना बहुत अच्छे से याद नहीं, जो कि आकाश को महाभूत ही नहीं मानते, जिसके अकॉर्डिंग 4 महाभूत है। आगे पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगी ये चीज़। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण सिद्धांत कौन सा है, अधिकरण सिद्धांत वो है जिसको मान लेने पे कुछ और सिद्धांतों को भी हमें साथ मानना पड़ता है, जैसे कि कर्मों के फल व शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति, ये सारी की सारी हमें उसके साथ माननी पड़ती है। फिर आता है का अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत जो एकदम हाइपोथेटिकल सी चीज़ है, जो कि अप्रमाणित है, अपरीक्षित है, असिद्ध है, अहेतुक है और इस पे वाद विवाद की चर्चाएं चलती रहती हैं।
धर्म, अर्थ और विज्ञान जो है वो इन सिद्धांतों को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो इनकी अपेक्षा करती हैं। फिर आयुर्वेद के आगे कुछ और भी सिद्धांत आते हैं। आयुर्वेद के कुछ और भी प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पंचभौतिक सिद्धांत, षड रस, त्रिदोष, धातु पोषण, सप्त धातु, त्रिविध रोग मार्ग, स्त्रोत, स्त्री दंड, सामान्य विशेष, लोक पुरुष सिद्धांत। हमें सारी तो नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ हम अब पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम आगे आगे जैसे 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 पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलता रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आता है पंच महाभूत सिद्धांत। जो पंच महाभूत सिद्धांत है ना, वो क्या है, एक स्वतंत्र सिद्धांत है। मतलब इसको सबके सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई साहब, जितनी भी संसार की जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी क्या है, पंच भौतिक है, मतलब कि पंचभूत से बनी हुई है। ठीक है, ये फिर क्या आता है, पंच महाभूत सिद्धांत, मतलब कि जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम पंच महाभूत बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है, इनके मतलब कि इनके वो है, इंद्रियों के विषय हैं, जो इन इंद्रियों को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है शरीर में जितने भी, लाइक हमने बोला था कि जो पदार्थ विज्ञान है वो यूनिवर्स और ह्यूमन बीइंग में, लिविंग बीइंग में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक है, सो एक लाइन बोली जाती है, सब सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे। चरक सूत्र 26 के 10वें श्लोक की लाइन है, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे। मतलब कि शरीर की उपस्थित जितने भी अंग हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, जितने भी धातु, उपधातु, वो सारी की सारी पांच भौतिक हैं। ठीक है, शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी धातु हैं, उपधातु हैं, वो सारी की सारी क्या है, पंच भौतिक है। ठीक है, इवन संसार की जैसे ये सब पंच भौतिक है, वैसे ही संसार की जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी पंच भौतिक है। जब आगे हम पर्टिकुलरली इंद्रियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको पर्टिकुलरली समझाऊंगी कि किसी एक, फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ चीज़ है, आप उसको देख के बता दोगे कि इसमें पंच भौतिक कौन सी चीज़ें हैं। दैट इज़ माई गारंटी टू यू। पंच महाभूत सिद्धांत में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है मुक्तावली। मुक्तावली एक मतलब कोई ये ज्ञानी ही होंगे जिन्होंने ऐसा बोला है कि भूत और जो महाभूत है वो दोनों के दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, बस इतना याद रखना। और जैसे कि अब आता है कि बाहर इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में एक विशेष विशेष टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो तो श्रोत इंद्रियाँ है ना, श्रोत इंद्रियाँ शब्द का ग्रहण करती हैं। ठीक है, स्पर्श इंद्रियाँ स्पर्श का ग्रहण करती हैं, चक्षु इंद्रियाँ रूप का ग्रहण करती हैं, रसनेंद्रियाँ रस का ग्रहण करती हैं, और घ्राण इंद्रियाँ जो है वो गंध का ग्रहण करती हैं। ये क्या है, बेसिकली इनके अर्थ हैं जो कि याद रखने, जब आगे आप इंद्रियां पढ़ोगे तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी। आकाशीय द्रव, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, द्रव्यों के कुछ कुछ कर्म होते हैं। जैसे कि आकाशीय जो ना, आकाशीय आकाश क्या होता है, आकाश बेसिकली मृदुता और लघुता उत्पन्न करता है। जो तो वायु है वो क्या करता है, रुक्षता, दुर्बलता, लघुता उत्पन्न करता है। अग्नि गुण क्या करता है, दाहन पाचन उत्पन्न करता है। आप्य, आप्य मतलब जो वायु है, वायु क्या करता है, वायु बेसिकली क्लीबता, स्नेहनता, मृदुता व तर्पणता उत्पन्न करता है। पार्थिव जो गुण है वो गुरुता व स्थिरता उत्पन्न करता है। आकाशीय गुण क्या करता है, मृदुता व लघुता उत्पन्न करता है। वायु गुण रुक्षता, दुर्बलता, लघुता, स्वच्छता, गति लाता है। आग्नेय गुण दाहन, पाचन, व्रण व क्रांति लाता है। आप्य गुण जो है वो क्या लाता है, क्लीनता, स्नेहनता, मृदुता, तर्पणता, विषयनता, ये सब कुछ लाता है। मतलब कि थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, फिर आता है पार्थिव गुण। पार्थिव गुण बेसिकली वो है जो कि दृढ़ता उत्पन्न करता है, गुरुता लाता है और स्थिरता लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो आगे में एक जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो टेबल है, ये बेसिकली क्या है, पंचीकरण सिद्धांत का टेबल है।
पंचीकरण सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि मान लो कि कोई भी एक, मान लो अगर अपन इसको देखें, ये 100% है, कोई भी एक महाभूत है, तो 50% जो है ना, अगर मैं बोलूँ आकाश महाभूत है, तो उसमें 50% आकाश महाभूत ही रहेगा। बाकी के जो है ना, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यहाँ पे वायु रहेगी, यहाँ पे अग्नि रहेगी, यहाँ पे जल रहेगा और यहाँ पे रहेगी आपकी पृथ्वी। ऐसे ऐसे करके रहता है, पर जो एक महाभूत है ना, उसमें 50% जो है उसी महाभूत का रहेगा, और बाकी के जितने भी महाभूत है वो सारे के सारे उसी के अंदर, बाकी जो 50% है ना उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आता है कि पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके रचना शरीर में भी आएगा। ये श्लोक ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये श्लोक याद करना। त चेतनावस्थी वायु विभर्जित तेजेन पच्चाति आपह कलेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति व आकाश विवर्धयति। ये हमारे वाइवा में भी आया था, सुश्रुत का श्लोक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। मतलब क्या कहना चाहता है ये श्लोक कि कोई भी जो गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, 5 महाभूत उसमें किस तरीके से अपना काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है वायु। वायु क्या करती है, वायु अपनी विभर्जन क्रिया करती है, मतलब वायु डिवीजन करती है। वायु के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेल हैं वो डिवाइड करती है। अग्नि क्या करती है, पाक क्रिया करती है, मतलब कि डाइजेशन करती है। आप है मतलब कि जो जल है ना वो क्या करती है, क्लेदन करती है, मतलब कि थोड़ा मॉइस्चराइज रखती है। पृथ्वी क्या करती है, सहनन क्रिया करती है, और क्या करती है, विवर्धन करती है, मतलब कि कॉम्पैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब कि बॉडी की जो शेप है ना वो देती है पृथ्वी देती है। ठीक है, नहीं, बॉडी की जो शेप है वो तो पृथ्वी देती है, और बॉडी को कितना एक्सपैंड करना है वो होता है किससे, आकाश गुण से होता है। वायु क्या कर रहा है, वायु सेल का डिवीजन कर रहा है। अग्नि जो है वो पाक क्रिया कर रहा है, जल मॉइस्चराइज करके रख रहा है। पृथ्वी एक एम्ब्रियो को, एक फीटस को शेप दे रहा है, और आकाश गुण जो है वो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड होने के लिए दे रहा है। फिर आता है त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से दोष कौन से महाभूत से उत्पन्न हुए हैं, ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन से श्लोक कौन से महाभूत से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जैसे कि वात दोष है, वात दोष किस किस से उत्पन्न हुआ, वात दोष उत्पन्न हुआ है वायु और आकाश महाभूत से। पित्त बना है अग्नि महाभूत से, कफ बना है जल और पृथ्वी महाभूत से। ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा आगे। ठीक है, देन वी हैव षड रसन पंच महाभूत सिद्धांत। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली जब आप सेकेंड ईयर में आके द्रव्य गुण पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर भी बताई जाएगी, पर यहीं पे ही याद कर लोगे तो बहुत इजी रहोगे। उस टाइम पे भी ये आपको याद ही करना है। ठीक है, फिर आता है कि द्रव्यों के गुण और पंच महाभूत सिद्धांत। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि कर्मों के आधार पर जो है कुछ कुछ महाभूत को मिलाया गया है। जैसे कि वमन करवाना है अगर हमें किसी भी चीज़ का, या अगर हमें कोई भी विरेचन औषधि देखनी है, तो अगर हम कोई भी वमन औषधि देख रहे हैं तो हमें अग्नि और वायु प्रधान औषधि देखनी पड़ेगी। अगर हमें कोई भी दीपन औषधि देखनी है तो हमें अग्नि महाभूत प्रधान औषधि देखनी पड़ेगी। ये टेबल ये कहना चाहता है, ये टेबल भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत में ऐसा है कि देखो आयुर्वेद में तो जो है ना वात पित्त कफ को त्रिदोष बोल दिया। ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया कि जब तक ये साम्य अवस्था में रहेंगे तब तक शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब तक ये विषम अवस्था में आएंगे तब तब क्या होगा, विविध जो रोग हैं वो उत्पन्न होंगे। त्रिदोष सिद्धांत में से देखो जो रचना शरीर है ना, रचना शरीर का जो मूल है मतलब एनाटमी का, वो क्या है, पंच भौतिक है। ठीक है, जबकि जो क्रिया है उसका है त्रिदोषज है। देखो अभी ऐसा क्यों, रचना शरीर में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स।
ठीक है। और क्रिया शरीर में हम पढ़ रहे हैं बॉडी के फंक्शंस। जो भी रचना है, रचना मतलब कि जो पृथ्वी महाभूत द्वारा बनाई गई है, जो कि मतलब अग्नि महाभूत द्वारा जो कि बनाई गई है, किसी को रूप दे रहे हैं, तो वो चीज़ें हम पंच भौतिक हैं और वो हम रचना शरीर में पढ़ रहे हैं। जबकि कोई भी बॉडी की कोई भी वर्किंग चीज़ है, वो सारी की सारी हम पढ़ रहे हैं किसमें, त्रिदोषज, जो कि वात पित्त कफ के द्वारा ही तो बॉडी कार्य करती है ना। मतलब कि वायु है, जब वायु अपनी बॉडी में धमन करती है तो अपनी मतलब कि बॉडी वर्क करती है, अपना डाइजेशन प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे करके। पित्त जो है वो अपनी आमाशय में होता है, पित्त प्रधान होने के कारण ही तो हमारी दीपन पाचन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सृष्टि का पोषण शोषण व प्रेरणम का कार्य वायु करता है। उसी तरह शरीर का जो ये कार्य है वो भी जैसे शरीर का क्या, जैसे सृष्टि का पोषण शोषण व प्रेरण का जो कार्य है वो क्या करता है, सूर्य तथा वायु करता है, उसी प्रकार शरीर का भी जो कार्य है वो क्या होता है, वात पित्त कफ ही करते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, देह की जो उत्पत्ति है वात पित्त कफ के कारण होती है। देह की उत्पत्ति वात पित्त कफ के कारण होती है, ठीक है। और जब तो ये प्राकृत अवस्था में होते हैं तब लाइक कि साम्य अवस्था बनी जाती है, और जब ये विकृत अवस्था में होती है तब रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो वात पित्त कफ है, वात पित्त कफ को ही एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, त्रिस्थूण। त्रिस्थूण किसने कहा है इनको, काश्यप ने कहा है। ये याद रखना, जो भी इनके पर्याय होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। त्रिदोष के प्राकृत कार्य, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक, ये आपको याद करने ही करने हैं। यहाँ नहीं करोगे तो अष्टांग में करने पड़ेंगे, भर भर के पूछा जाता है। आई कैन बेट यू पीपल कि 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में से आपका फिजियोलॉजी में एक दोष तो पूछा ही पूछा जाएगा, लाइक कि किसी भी इलेबोरेटेड फॉर्म में। मान लो वात पूछ लिया, कफ पूछ लिया, पित्त पूछ लिया, आएगा ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपको प्राकृत और विकृत इनके कार्य लिखने पड़ेंगे। बेटर है यहीं पे याद कर लो। देखो, सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो ये मत सोचो कि यार अभी रचना पढ़ रहे थे अब क्रिया पे आ गए, इससे पहले हम आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़ रहे थे, बीच में हम अष्टांग पे जा रहे हैं। सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, एंड इट्स बेटर कि आप रिलेट करके पढ़ो चीज़ों को, जिससे आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में और चीज़ें याद भी रखने में। जैसे कि प्राकृतवाद के कार्य क्या है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्य च धातूनां अक्षाणा पाटवेन च, ठीक है। तो प्राकृतवाद क्या क्या करवाती है, प्राकृतवाद बेसिकली हमारी बॉडी में उत्साह, श्वास, प्रवास, चेष्टा, पुरीश आदि वेगों की प्रवृत्ति, मतलब जो मल मूत्र है वो अच्छे से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो, और जितनी भी जो धातुएं हैं वो अपनी उचित गति से कार्य कर रही हैं, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होता है वात का कार्य। क्या क्या होता है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्य च धातूनाम अक्षणों पाटवेन च, ठीक है। फिर आता है प्रकृत पित्त के कार्य, पित्त प्रकृत्य उष्णम दर्शने षट तृष्णा अरुचि, षट तृष्णा रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवे। मतलब कि क्या होता है ये, पकती मतलब कि उसको पकाना, मतलब उसको जैसे कि वो होता है ना दीपन पाचन, उस टाइप में, ठीक है। ऊष्मा दर्शनम क्षुधा तृष्णा रुचि कांति मेधा धी शौर्य व शरीर में ही मृदुता लाना। पक्तिम प्रकृति उष्ण दर्शनम षट तृष्णा रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवम, ठीक है।
फिर आता है प्रकृतवात के कार्य। प्रकृतवात के कार्य में आता है क्या, श्लेष्मा, स्थिरत्वम, स्निग्धत्व, संधि बंधनम, क्षमा अभिधीयते। क्षमा आदि भी, मतलब कि शरीर में जो कि दृढ़ता व स्निग्धता उत्पन्न करता है, जो कि शरीर में दृढ़ता व स्निग्धता उत्पन्न करता है, संधि बंधनों की पुष्टि करता है, और क्या होता है, सहिष्णु बनाता है। शरीर को क्या, शरीर को सहिष्णु बनाता है, मतलब कि जो उष्णता है, उष्णता को सहन कर सके ऐसा बनाता है। ठीक है। फिर क्या आता है, त्रिदोष की उपयोगिता। त्रिदोष कहाँ पे उपयोग हुआ है, जितने भी जो रोगों का मूल है वो वात पित्त कफ है। ठीक है। इन्हीं दोषों की जो शामक औषधियाँ हैं, जैसे ही ये दोष बॉडी में कम होते हैं वैसे ही क्या होती है, व्याधि भी क्या होती है, व्याधि का भी शमन होने लग जाता है। ठीक है। रोगों की उत्पत्ति में ही मेनली ये काम आती है, क्योंकि जो रोग हैं उनका मूल वात पित्त कफ ही होता है। ठीक है। कोई भी दोष की हम शामक औषधियाँ देख रहे हैं तो फिर व्याधि की भी हमें तो फिर वो व्याधि को भी शमन कर देगी। ठीक है। फिर क्या आता है, शारीरिक प्रकृति की उत्पत्ति में भी त्रिदोष जो है वो कार्य करते हैं। शारीरिक प्रकृति, शारीरिक प्रकृति मतलब कि कुछ लोग वातज होते हैं, कुछ पित्तज होते हैं, वे कुछ कफज प्रकृति के लोग होते हैं। शुक्र शोणित के समय में जो भी दोष अधिक बलवान होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति होती है। रोग की साध्य असाध्यता भी दोषों के बल पर ही निर्भर करती है। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, उसकी बॉडी में दोष बहुत ही ज़्यादा बलवान है। ठीक है। तो उसका जो रोग है उसका निवारण करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है। रोगों की चिकित्सा भी जो है, ऑफकोर्स अगर रोग त्रिदोषज होते हैं तो उन्हीं रोगों की तो हमें चिकित्सा करनी है, तो वो उतना ही ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट होगा। फिर आता है षडरस सिद्धांत। षडरस सिद्धांत में क्या आता है कि आयुर्वेद में जो है ना, हमने 6 रस माने हैं। कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। षडरस सिद्धांत में आयुर्वेद ने मधुर आदि रसों की संख्या 6 मानी है। ठीक है। इसमें ये वाला जो बता रखा है, ये टेबल आपके अभी तो नहीं पर सेकेंड ईयर में कि इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में आपको रस शास्त्र में, सॉरी, द्रव्य गुण में रस टॉपिक होता है, उसमें पढ़ाई जाएगी। या अभी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट याद रख लेना कि बल्हिक, भिषक, कांकायन ने असांख्य माने हैं। ठीक है। और आत्रेय ने 6 रस माने हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस आत्रेय ने माने हैं। ठीक है। आत्रेय की संख्या 6 माने हैं। और एक एक रस में 2-2 महाभूत प्रधान होते हैं। यही हमने ऊपर पढ़ा था जब हमने पंच महाभूत सिद्धांत पढ़े थे। अगेन ये वही टेबल यहाँ पे भी उन्होंने बना दिया है, तो ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कि जो भी रस हम पढ़ रहे हैं या जो भी रसों की बात चल रही है, उन रसों के कर्म क्या क्या है, मतलब कि वो रस हमारी बॉडी में कार्य क्या क्या करते हैं। अब देखो, जैसे कि मधुर रस है, मधुर रस क्या होता है, सबसे बलवान रस होता है। मधुर रस को डाइजेस्ट करने में भी जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। और जन्म से ही कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, अपन उसको नमक स्टिल थोड़ा टाइम बाद शुरू करते हैं, जबकि चीनी, दूध तो ऑफकोर्स बच्चे को देते ही हैं, तो शुगर इज़ कि वो ऑल टाइम सातम्य रहती है। मधुर रस हमेशा सातम्य रहता है बॉडी में। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी कि वृद्धि, शत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय तथा ओज, उन सब के लिए ही क्या होता है, हितकारी होता है। भ्रंगन कार्य करने वाला होता है, दूध को बनाता है, अस्थियों को जोड़ता है, आयु के लिए हितकर भी होता है। अम्ल रस के कर्म क्या है, अम्ल रस क्या होता है, प्रदीपन होता है। क्या होता है, प्रदीपन होता है, मतलब अग्नि को बढ़ाता है। हृदय के लिए हितकर होता है, पाचक होता है और रोचक होता है। ठीक है। परंतु ये कैसा है, स्पर्श में शीत है, लघु भी होता है ये। ठीक है। कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाता है ये, वायु का अनुलोमन करता है। लवण रस, लवण रस क्या करता है, स्नेहन करता है,
स्वेदन करता है, तीक्ष्ण होता है बेसिकली लवण रस। और लवण रस क्या करता है, स्तंभता, संघात व बंध को नष्ट करता है। जैसे कि मान लो कि किसी को भी कोई लाइक कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हम उसमें क्या दे देंगे, लवण रस प्रधान औषधि दे देंगे, जिससे जो भी मल बंधा हुआ है, जो भी मल लाइक बॉडी में गांठ बन चुका है, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अल्सर और विसूचिका ये दो डिजीजेज हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे। अल्सर बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से ही रिलेटेड होता है, वहाँ पे आप इनकी औषधियों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। विसूचिका समवेयर डायरिया से रिलेटेड होता है, इसकी जो चिकित्सा है वो आप लोग वहीं पर ही पढ़ोगे। फिर आता है कटुरस। कटुरस क्या करता है, कटुरस बेसिकली स्निग्धता करता है, अग्निवर्धक होता है, पाचन कार्य में ये काम करता है, ठीक है। और रुचिकारक होता है, ये भी बंधनों को तोड़ता है, ये भी कटुरस भी, ठीक है। और क्या करता है, कफ का नाश करता है। तिक्त रस क्या होता है, तिक्त रस के लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये स्वयं तो अरुचिकर है परंतु अरुचि को नष्ट करता है। तिक्त रस में खुद में इस रस में कोई रुचि नहीं होती, बट ये क्या करता है, रुचि अरुचि को नष्ट करता है। कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, पुरीश, मूत्र, इन सब का ही ये क्या करता है, शोषण करता है। इन सब का ही क्या करता है, शोषण करता है। लघु होता है ये, शीत वीर्य का होता है ये, रुक्ष होता है। कषाय रस, कषाय रस क्या करते हैं, पित्त व कफ का शमन करते हैं, ठीक है। रक्त का शोधन करते हैं, व्रण का रोपण करते हैं, क्लेदन करते हैं, मेद का शोषण करते हैं, ठीक है। ग्राही होते हैं व रुक्ष होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग ये पूछोगे कि यार ऐसे तो कितने कर्म हैं, हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। यार देखो, ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, ये रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा जिससे आपको भी चीज़ें याद हों। सबसे पहले आता है मधुर रस के कर्म। मधुर रस क्या होता है, जन्म से ही सातम्य होता है, ठीक है। और कोई भी हो, मान लो कि कोई भी बालक है, वृद्ध है, कोई भी व्रण है, केश है, इंद्रियां हैं, ओज है, इन सबके लिए ही क्या होता है, हितकर होता है। भृंगन करता है, दूध को बढ़ाता है, अस्थियों को जोड़ता है, ठीक है। अम्ल रस क्या होता है, प्रदीपन होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, पाचक होता है, स्पर्श में तो शीत होता है, वायु का अनुलोमन करता है, पित्त व रक्त को बढ़ाता है। लवण रस क्या करता है, स्तंभता, संघातता, बंधनता, इन सभी के सभी को नष्ट करता है। स्वेदन और स्नेहन दोनों करता है और तीक्ष्ण होता है, छेदन और भेदन भी करता है, ठीक है। फिर आता है कटुरस। कटुरस क्या होता है, कटुरस में बेसिकली आता है क्या, स्निग्धता, अग्निवर्धक, और क्या आता है, क्लेद को सुखाता है, आम का पाचन करता है, रुचिकारक होता है, ये अन्न का शोषण करता है, बंधनों को तोड़ता है, कफ का नाशक होता है। और कटुरस के लिए एक अच्छी लाइन क्या बोली जाती है कि ये मुख, नासा, नेत्र व सिर का शोधन करते हैं, कौन, कटुरस, ठीक है। फिर आता है तिक्त रस, इसके लिए ये एक अच्छी लाइन बोली जाती है, स्वयं अरुचिकर होकर अरुचि को नष्ट करता है, ठीक है। पुरीश, मज्जा, मूत्र का शोषण करता है, लघु होता है, शीत वीर्य का होता है, रुक्ष होता है, स्तन्य व कंठ का शोधक होता है। कषाय रस पित्त व कफ का शामक है, रक्त शोधक है, गुरु है, व्रण रोपण है, ग्राही है, रुक्ष है, त्वचा का प्रसादन करने वाला है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इनको एक बार लिख के दीवार पे चिपका लेना, ये नेक्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर में भी आपके आने वाली हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। षड्रस की उपयोगिता क्या है, सबसे पहले तो चिकित्सा में हर एक जो दोष है वो क्या होता है ना, हर एक जो रस है वो किसी न किसी दोष को प्रकोपक होता है और किसी न किसी दोष का शामक होता है। जैसे कि मधुर रस है, मधुर रस क्या करता है, मधुर रस कफ को बढ़ाता है, ठीक है, परंतु वात व पित्त का शामक होता है। जो अम्ल रस है, अम्ल रस वात को घटाता है, जबकि कफ व पित्त का
वर्धक होता है। ठीक है। लवण रस क्या करता है, जैसे कि हम बात करें मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल लवण क्या होते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है। कटु तिक्त कषाय कफ को घटाते हैं, और तीनों ही जो है ना वात को बढ़ा रहे हैं और कफ को घटा रहे हैं। पित्त में आते हैं अम्ल लवण और कटु। अम्ल लवण और कटु आगे किसमें, पित्त में। ये तीनों ही क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, और बाकी के जो तीनों हैं वो पित्त का शामक होते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है, पथ्य अपथ्य के निर्माण में भी जो है ना क्या होता है, षड्रस की उपयोगिता होती है। क्या, पथ्य अपथ्य के निर्धारण में भी। अभी पथ्य अपथ्य निर्धारण में षड्रस कैसे उपयोगिता है, मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, वो जिस प्रकृति का है उसे उस प्रकृति के अनुकूल आहार विहार देने से जो है मतलब उसका सातत्य बना रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए पथ्य अपथ्य का निर्धारण में, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति है वो पित्त प्रकृति का है, अगर हम उससे पित्त प्रकोपक आहार विहार देंगे, पित्त प्रकोपक रस देंगे, तो पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिससे उसको जो पित्त से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो ज़्यादा होंगी, जैसे कि दीपन पाचन में दिक्कत होगी, या फिर त्वचा के जो रोग हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। और अगर हम, तो इसलिए हमें उस टाइम पे उसको पित्त शामक द्रव्य देनी चाहिए अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो इसलिए पथ्य अपथ्य का निर्धारण जो है वो षड्रस के द्वारा किया जाता है। फिर शोधन में षड्रस की उपयोगिता, अगर हम वमन करवा रहे हैं, वमन से पहले क्या होता है, हमें कुछ खिलाना पिलाना होता है। वमन विरेचन या कोई भी लाइक चीज़ करवा रहे हैं तो हमें उससे पहले उसको कुछ खिलाना होता है। जैसे कि वमन से पहले क्या करते हैं, हम कटु व तिक्त रसों का चयन करते हैं, और जो विरेचन है, विरेचन में हम पहले करते हैं मधुर व आम्ल रसों का चयन किया जाता है। फिर आता है धातु पोषण सिद्धांत, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, धातु पोषण सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। धातु पोषण न्याय में अपने पास आता है, आयुर्वेद में धातु पोषण के संबंध में 3 न्याय दिए गए हैं। कौन से दिए गए हैं, शीर दधि, केदारी कुल्य और खले कपूर। शीर दधि, केदारी कुल्य और खले कपूर। शीर दधि का मतलब होता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ये होता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं क्या, सर्व आत्म परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, सर्व आत्म परिमाण पक्ष भी कहा जाता है। जैसे कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसा होता है कि मतलब चीज़ें जो है वो एक से दूसरे में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गई। जैसे मान लो कि अपने पास थोड़ा सा दूध था, शीर दूध होता है और दधी इस दही। जैसे मान लो कि अपने पास दूध था, दूध में अपन ने थोड़ा सा जावन दिया, तो पूरा का पूरा जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। जस्ट लाइक दैट। और इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, सर्वात्म परिणामन पक्ष भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है वो इंटायरली किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। मतलब पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति हो रही है और संपूर्ण में उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। जैसे कि तो इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है, जैसे कि रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है। पूर्व धातुओं से उत्तर धातुओं की उत्पत्ति होती है, इसीलिए ये क्या है, शीर दधि न्याय, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सर्वात्म परिणाम पक्ष भी हम इसको बोलते हैं। जैसे कि दूध था, दूध से दही बना, दही से मक्खन निकला, मक्खन से घी बना, ऐसे करते। ठीक है। तो इसमें भी वो वही कहता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। वो ऐसे बोलना चाहता है। फिर केदारी कुल्य न्याय, केदारी कुल्य न्याय होता है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। केदारी कुल्य क्या होता है, केदारी कुल्य होता है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें ऐसा होता है, देखो केदारी, केदारी होता है मतलब कि खेत। ठीक है। और कुल्य, कुल्य का मतलब होता है कि जो उस खेत की सिंचाई करने में जो नाली, जैसे हम पंजाबी हैं तो पंजाबी में तो खाड़ा बोलते हैं, जो वो खाड़ा यूज़ हो रहा है वो होता है कुल्य। जो तो खेत है वो क्या है, वो है एक पूरी की पूरी केदारी, और जो कुल्य है वो नाली जिससे उस खेत की सिंचाई हो रही है। अभी वो क्या बोल रहा है कि जो वो खाड़ा है,
या फिर जो वो नाली है उसके अंदर पानी आता है। और ऐसे होता है जैसे पहले एक कियारे में गया, फिर आगे दूसरे कियारे में गया, फिर तीसरे कियारे में गया, फिर चौथी कियारे में गया, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वो बोलता है कि पहले जो अन्न रस है, अन्न रस सबसे आगे रस है, सबसे आगे रस धातु है तो रस धातु के पास गया, फिर रक्त धातु है, फिर अन्न रस ही रक्त धातु के पास गया, फिर जो अन्न रस है वो रस रक्त मांस मांस धातु के पास गया, फिर मेद के पास गया, फिर अस्थि के पास गया, फिर मज्जा के पास गया। ठीक है, ऐसे 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 करके उनके पास जाता है और उन्हें पोषण देता है। कौन? अन्न रस। पहले तो ऐसा हो रहा था क्षीर दधी में कि अन्न ने रस को दिया, रस ने रक्त को दिया, रक्त ने मांस को दिया, मांस ने मेद को दिया, मेद से आगे कंटिन्यू होता गया। पर इसमें क्या हो रहा है, अन्न रस खुद जा जा के हर एक धातु को दे रहा है। तो इससे देखो यार, अभी ऑफकोर्स ये बहुत ही लाइक भंडारे में जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो जो तो आगे आगे हैं उन्हें तो लाइक कि मिल जाता है अच्छा अच्छा, पूरा जितना वो चाहते हैं उतना मिल जाता है। पर जो पीछे होते हैं उन्हें मान लो कि ख़त्म हो रहा है तो उन्हें कंपैरेटिवली कम मिलता है ना थोड़ा सा। तो ये लो थोड़ा सा इस चीज़ पर कॉन्ट्राडिक्टरी करता है कि पॉसिबल ऐसा है कि जो आगे वाले धातु हैं उनको अन्न रस ज़्यादा मिल जाता है और जो पीछे वाले धातु हैं उनको अन्न रस थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, इन्होंने डायग्राम में बना भी रखा है, आहार रस, रस रक्त मांस, ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, फिर आता है आचार्य वाग्भट। वाग्भट ने गर्भ उत्पत्ति के तीसरे माह में कुछ बताया है। उसने क्या बताया है कि गर्भ की जो नाभि है और माता की जो हृदय है वो क्या होता है, वो जो हृदय है ना, हृदय वो बेसिकली यूट्रस को बोल रहे हैं, वो क्या होता है, रसवाहिनी नाड़ी मतलब नाभि नाड़ी। नाभि नाड़ी होते हैं अम्बलाइकल कोड, ये आप रचना शारीर में पढ़ोगे कि गर्भ की नाभि, ठीक है, और माता का जो हृदय होता है मतलब माता का जो वो होता है ना यूट्रस होता है, यूट्रस और बच्चे की नाभि के बीच में ना एक नाभि नाड़ी करके होती है जिसको अपन अम्बलाइकल कोड कहते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि वो तीसरे माह में जो वो नाभि नाड़ी है वो गर्भ को ऐसे ही पोषण देती है जैसे खेत में फसल को पोषण दिया जाता है। ठीक है, ये आचार्य वाग्भट का कथन था। फिर आता है खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय में आता है लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। क्या आता है? लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, कबूतर है, कबूतर कहाँ जा रहे हैं, कबूतर अपनी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जैसे कि एक जगह पे अन्न पड़ा है, ठीक है, और अलग अलग दिशाओं से कबूतर आ रहे हैं, उस अन्न को चुगकर अपने अपने घर पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो तो वो बीच में मतलब अन्न पड़ा है वो क्या है, वो अन्न रस है। और जो कबूतर लेकर जा रहे हैं, हर एक कबूतर मान लो कि एक वो है मतलब एक धातु है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका भी कॉन्ट्राडिक्टरी यही आया था कि जो कबूतर पास में रहता है, ठीक है, जिस कबूतर का घर उस सोर्स से पास में है, उस अन्न से पास में है, वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी आना जाना अपना करेगा। तो इसलिए वो भी ऐसा बोला गया था कि वो भी मतलब कि जल्दी लाइक कि ज़्यादा पोषण ले लेगा एज़ कम्पेयर टू जो वो धातु हैं जो दूर रहती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हर एक कबूतर एक एक धातु है। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है क्या आपका धातु पोषण है। धातु पोषण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ लेना। फिर आता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। फिर नेक्स्ट सिद्धांत अपने पास आता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत जो है वो चरक के शारीर स्थान में बेसिकली इसका वर्णन किया गया था। और जो ये सिद्धांत है ना, ये क्या होता है, जो भी लोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते हैं, जो भी व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। बेसिकली ये सिद्धांत क्या कहता है कि लोक मतलब जो जगत है, पुरुष मतलब जो हम हैं, वो दोनों क्या होते हैं, समान भाव वाले होते हैं। क्या बोलता, दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान भाव वाले होते हैं। बोलता कि जितने भी मतलब कि मूर्तिमान भाव हैं
जितने भी मूर्तिमान भाव जगत में हैं उतने ही जो मूर्तिमान भाव हैं वो पुरुष में भी हैं। जैसे कि हमने पदार्थ की स्टार्टिंग में ही बोला कि जो पदार्थ है वो यूनिवर्स और ह्यूमन बीइंग में रिलेशन बिल्डअप करता है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ भी ऑफ कोर्स बताता ही है। तो वही वो बोल रहा है कि जितने भी जो मूर्तिमान भाव जगत में हैं उतने ही मूर्तिमान भाव हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हैं। जैसे कि इसने कुछ उदाहरण बता रखे हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी जो है वो किसी भी चीज़ की शेप बिल्ड करता है, ठीक है। हमने गर्भ में भी पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो सहनन का काम करता है, शायद तक पृथ्वी सहनन देख लेना एक बार। आपह मतलब कि जो जल है, जल क्लेदन का काम करता है। अग्नि संताप का काम करती है। वायु, वायु उसमें सेल डिविजन कर रहा था। और आकाश जो है वो उसको एक्सपैंड करने के लिए कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जगत में जो ब्रह्म होता है, ब्रह्मा होता है, वही हमारी बॉडी के अंदर की आत्मा होती है, ठीक है। ये इनको एक बार देख लेना, पर ये पॉइंट्स तो आप ज़रूर देखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और ये ब्रह्मा, ये इम्पॉर्टेंट है तो इन्हें याद रख लो, ये आपके आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। फिर आता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन। इसका प्रयोजन सिर्फ यही है कि जो लोक मतलब जो जगत है और जो मैं मतलब जो पुरुष है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान भाव के होते हैं, ठीक है। संपूर्ण जगत में हमें जो दिखाई देता है वही वही जो चीज़ें हमें अपने अंदर भी दिखाई देती हैं। हमारे सुख दुख के कर्ता हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। यही लोक पुरुष सिद्धांत की एक लाइन है, ठीक है। फिर आता है क्या, व्याधित रूपीय सिद्धांत। व्याधित रूपीय सिद्धांत नाम से ही पता लग रहा है, मतलब कि व्याधि का जो रूप है, व्याधि के रूप को बताने वाला सिद्धांत इस व्याधित रूपीय सिद्धांत, ठीक है। व्याधि का रूप मतलब कि व्याधित पुरुष जो भी रोगी व्यक्ति है दो प्रकार का होता है, एक गुरु व्याधित और एक लघु व्याधित। गुरु व्याधित बेसिकली क्या होता है, गुरु व्याधित बेसिकली ऐसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई बहुत बड़ी व्याधि हो गई, ठीक है, पर जो उसका मन है, शरीर का बल है और जो शरीर है वो बहुत ही लाइक कि हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके कारण मान लो व्याधि तो बड़ी है पर जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम भावों से है, बहुत ही हष्ट पुष्ट है। तो जो वो व्याधि है ना वो छोटी ही लगेगी। ये होता है गुरु व्याधित। गुरु व्याधित में सिर्फ यही है कि चाहे व्याधि कैसी भी हो, मतलब गुरु है बेसिकली, इसमें तो यही बता रखा है, पर उसका जो मन है, बल है और जो शरीर है वो कैसा है, वो उत्तम भावों वाला है। तो जो वो बड़ी व्याधि भी है वो भी बहुत छोटी सी लगती है। जो लघु व्याधित है, लघु व्याधित मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जो कि छोटी सी व्याधि से ग्रस्त है पर उसका जो मन है वो हीन भावों से युक्त है, तो फिर क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो किससे, वो बड़ी व्याधि से ग्रस्त है, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, लघु व्याधित। अभी व्याधित पुरुष के से प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन ये होगा, मान लो कि कोई भी अज्ञानी वैद्य है, ठीक है, वो गुरु व्याधित को लघु व्याधि से ग्रस्त समझ के, मतलब है तो वो गुरु व्याधित, ठीक है, और गुरु व्याधित का क्या मतलब था कि व्याधि तो उसको बड़ी ही है पर क्योंकि उसका सत्व स्ट्रांग है तो इसलिए छोटी व्याधि से लाइक उसको ऐसा लग रहा है कि वो छोटी व्याधि से ग्रस्त है, परंतु बीमारी तो उसको बड़ी ही है ना। माना उसका सत्व स्ट्रांग है पर उसको टेबलेट्स, उसकी जो औषध है वो तो वैसी ही देनी पड़ेगी ना। तो अगर कोई अज्ञानी वैद्य है, अगर उसने गुरु व्याधित को लघु व्याधि से समझकर और मृदु संशोधन दे दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि उसको तो कुछ और चाहिए, व्याधि तो गुरु ही है ना। देन आता है अगर कोई अज्ञानी वैद्य है जो कि लघु व्याधित जो कि लघु व्याधित इंसान को कोई बड़ी व्याधि से ग्रस्त समझ ले, क्योंकि उसका सत्व बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो वो ऐसा समझ सकता है
कि मतलब मान लो कि इसको तो भाई साहब वीकनेस ही हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धूप में 10 मिनट खड़ा कर देंगे तो उनको चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है चक्कर आना, इट्स जस्ट थोड़ा सा बीपी लो हुआ था, और क्योंकि वो बंदा ही वीक है, इंटरनली ही बंदा वीक है, तो इसीलिए मतलब कि उसको अपन ऐसा नहीं कर सकते कि इतना हा हल्ला कुछ नहीं मचाना होता। सिंपली कि थोड़ी देर छाया में बिठा दो, थोड़ा बीपी नॉर्मल होगा, कुछ लाइक कि नमक वमक का पानी दे दो, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। अगर अपन सोचें कि हाँ इसको तो क्या हो गया, हॉस्पिटल लेके जाओ और ब्ला 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 फला फला चीज़ें करा, तो इतना वो बहुत ही पैनिक नहीं करना चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है। पर अगर कोई अज्ञानी है और वो ऐसा करके इसको तीक्ष्ण संशोधन दे रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है, तो वो क्या है, एक अज्ञानी वैद्य है। डॉक्टर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीज़ों पे इतना जल्दी रिएक्ट ना करे, चीज़ों पे रिएक्टिव ना हो। सो दिमाग से काम लीजिए। पहले इंसान को समझिए कि उसका सत्व कैसा है। अगर उसका सत्व स्ट्रांग है पर व्याधि आपको गुरु लग रही है तो आपको गुरु व्याधि की तरह ही उसे ट्रीट करना है। सत्व स्ट्रांग होने का ये मतलब होता है कि लाइक वो कोई भी सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सिद्धांत। लास्ट सिद्धांत है प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद, प्रकृति विषम समवाय सिद्धांत, ठीक है। प्रकृति समसंवेद का क्या मतलब है, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल है। प्रकृति इस प्रकृति सम मतलब समान, और संवेद आगे आप पढ़ोगे संवेद संबंध, ठीक है। फिर विकृति विषम समवाय, विकृति मतलब जो कि बॉडी को हीनता जो कि डिक्रीज करते हैं किसी भी चीज़ को। विकृति मतलब कि कोई भी चीज़ खराब हो जानी, विषमता मतलब कि कोई भी चीज़ का घट जाना, और समवाय, समवाय मतलब कि कभी ना टूटने वाला संबंध, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि जो रस और दोष हैं उनका मिलन हो रहा है। अगर मान लो कि मेरी पित्त प्रकृति है तो मैं उन रसों का सेवन करूँगी जो कि पित्त प्रकृति के अनुकूल हैं। जैसे मान लो कि अम्ल रस का मैं सेवन कर रही हूँ, ठीक है। देन मैं कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ या कोई बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऐसी हीन भावना ला रही हूँ जिससे पित्त और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि दोनों के दोनों गुण मिल गए। एक तरफ तो मैं अम्ल रस खा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही हूँ, तो जो पित्त है वो बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो गया, ठीक है। मतलब कि जो रस और जो दोष हैं उन दोनों के गुण क्या हो गए, समान भाव के हो गए। इसीलिए समान समान से क्या होता है, चीज़ें बढ़ती हैं। सामान्य सामान्य से ऑफकोर्स सामान्य से चीज़ें बढ़ती हैं, ऑफकोर्स सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक है। फिर आता है क्या, विकृति। विकृति विषम समवाय। मान लो कि मैंने कोई पित्त शामक चीज़ खा ली, मान लो मैंने मधुर रस खा लिया, ठीक है, और मैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बट स्टिल ठीक है, गुस्सा कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसा लाइक कि अपने अंदर कोई वेग धारण कर रही हूँ, तो ठीक है, चीज़ें ओपोजिट ज़रूर हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी एज ऑन अ कंपैरिजन। तो जब मैंने अम्ल रस या मतलब उसके मतलब मेरी प्रकृति के अकॉर्डिंग जब तक मैंने आहार विहार का सेवन करा था उतना नहीं होगा, ठीक है। समान गुण मिल जाते हैं, समान से समान की वृद्धि हो गई, और क्योंकि ओपोजिट गुण मिले तो उससे क्या हो गया, विषमता आ गई, ठीक है। बाकी इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट्स इसके पढ़ लेना, ये वाले नहीं पर ये वाले ज़रूर पढ़ लेना कि ऐसे पूरे प्रॉपर ये वाले एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं, पर एक बार के लिए देख लेना क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि मान लो कि चलो ठीक है, तो प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद के रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स बताओ। एक तो जो मैंने बताई दिया जैसे पित्त प्रकृति वाला और उसके अनुकूल रस और वो सब कुछ, और दूसरा एक ये है कि कमरख के फल में प्रकृति समसंवेद संयोग से मधुर गुण होता है, अतः उसका वात पित्त नाशक प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। देन एक और इसमें क्या बोल रखा है, बैंगन। बैंगन क्या होता है, कटु और तिक्त रस का होता है, जिससे क्या होता है, वात की वृद्धि होती है।
परंतु जब उसका विकृति विषम संयोग होने से वार्तिक जो है वो क्या होता है, वात का शामक होता है। जितने भी बाकी के जो द्रव्य हैं, बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं, वो हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे कि सामान्य विशेष सिद्धांत, स्वभाव परमवाद, पंचीकरण, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। एंड फाइनली अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सिद्धांत, आयु, आयुर्वेद, ये पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु और आयुर्वेद ऐसी चीज़ है जिनसे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सिद्धांत भी ऐसा टॉपिक है 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ आपको कुछ भी समझ आया, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, mention your all the doubts in comment section, and that's it for video. Thank you so much for watching.